हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिग्नल फ्लो ग्राफ। इससे पहले वाली क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं ब्लॉक डायग्राम, और ब्लॉक डायग्राम के रिडक्शन टेक्निक्स के थ्रू हम ये पढ़ चुके हैं कि ट्रांसफर फंक्शन किस तरीके से निकाला जाता है। आज हम देखेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या होता है। सिग्नल फ्लो ग्राफ का दूसरा नाम अगर मैं कहूं कि इसे हम किस और नाम से जान सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मेसन ग्राफ। मेसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस ग्राफ को बनाया, या ऐसा कह सकते हैं कि इस ग्राफ का आइडिया दिया जिसके थ्रू हम ट्रांसफर फंक्शन को निकाल सकते हैं, किसी भी एक सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन को निकाल सकते हैं इजीली। क्योंकि हमने ब्लॉक डायग्राम देखा था, उसका रिडक्शन देखा था, वो काफी बड़ा पड़ जाता था। तो अब हम क्या करेंगे, उसकी थोड़ी सी रिडक्शन टेक्निक मतलब रिड्यूस मेथड पढ़ेंगे, लेकिन इससे भी हम क्या करते हैं, ट्रांसफर फंक्शन को ही डिफाइन करते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है, किस चीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है, किस तरीके से हम इसे यूज करेंगे। तो सबसे पहला, अगर मैं सिग्नल फ्लो ग्राफ की बात करता हूं तो सबसे पहला पॉइंट आता है, इट विल एप्लीकेबल ओनली फॉर लीनियर वेरिएबल्स। जो लीनियर वेरिएबल रहेंगे या जो लीनियर सिस्टम रहेगा उसके ऊपर ही ये एप्लीकेबल होता है। तो ये एक तरीके से इसकी ड्रॉबैक भी हो गई, क्योंकि जब मैं बात करता हूं ब्लॉक डायग्राम की, तो ब्लॉक डायग्राम मैंने आपको बताया था लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर दोनों पे ये क्या करता है, अप्लाई होता है। लेकिन जब मैं यहां बात करूंगा कि सिग्नल फ्लो ग्राफ जो है वो किस पे अप्लाई होता है, सिर्फ और सिर्फ लीनियर सिस्टम पे एप्लीकेबल होता है। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं, अच्छा इसको समझने से पहले हम ये समझें कि सिग्नल फ्लो ग्राफ जो है वो है क्या। बेसिकली सिग्नल फ्लो ग्राफ का मतलब होता है कि आप एक ग्राफ बनाने वाले हैं जिसमें आप डायरेक्शन देने वाले हैं। डायरेक्शन इन द सेंस कि अगर मैं इस तरीके से वैल्यू दूं, डायरेक्शन दूं, मतलब मैंने एक एरो बनाया है जिसके अंदर डेफिनेटली डायरेक्शंस होती ही होती हैं, और ये किसी ना किसी नोड से चालू होता हो। जैसे ये नोड है, यहां से चालू हो गया, ठीक है, यहां से ये निकल गया। तो इस तरीके से अगर किसी भी नोड से कोई भी ब्रांचेस जा रही हैं, या हो सकता है वो उस नोड की तरफ आ भी रही हो, तो इस तरीके से हो गया, ठीक है, यहां से ये गेन निकल रहा है। तो इस तरीके से जब भी मैं किसी सिस्टम को डिफाइन करता हूं और उसके अंदर नोड्स होती हैं और एक डायरेक्टेड ग्राफ होता है, इसको मैं क्या बोलता हूं, सिग्नल फ्लो ग्राफ। सिग्नल जो मैं सिग्नल प्रोवाइड करा रहा हूं, फ्लो एक तरीके से मैं डायरेक्शन प्रोवाइड करा रहा हूं। तो ये हुआ हमारा सिग्नल फ्लो ग्राफ का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेसन जो साइंटिस्ट थे, पहले सिग्नल फ्लो ग्राफ बना, उन्होंने इसी का दूसरा नाम निकाल के मेसन्स ग्राफ रखा। उसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि नोड्स से जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो डायरेक्शंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके थ्रू जब मैं एक ग्राफ बना दूंगा उसको मैं क्या बोलूंगा, सिग्नल फ्लो ग्राफ, जो कि किसके ऊपर एप्लीकेबल है, बेसिकली लीनियर सिस्टम के ऊपर एप्लीकेबल है। अगर मैं बात करता हूं सेकंड फंक्शन की, तो सेकंड फंक्शन इसका है नोड्स जो इसके अरेंज करते हैं आप, नोड्स। अब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं नोड्स। तो नोड्स से पहले आपको ये समझना पड़ेगा नोड्स हैं क्या। मैं बार बार आपको बताता हूं, कंट्रोल सिस्टम के अंदर जब भी किसी नोड के बारे में बात की जाएगी तो वहां पर दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस आकर के या तो मीट कर रही होंगी, या वहां से या तो टर्मिनेट हो रही होंगी, या हो सकता है वहां से जनरेट हो रही हो, या उसके पास आकर के मिल रही हो। तो उसको हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। नोड्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको किस तरीके से किया जाता है, यहां पर ये समझते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि मैं एक सिंपल डायग्राम ले लेता हूं, सपोज यहां पर मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, ठीक है, और यहां पर मैं ले लेता हूं फॉर एग्जांपल एक कैपेसिटेंस ले लेता हूं, ठीक है। यहां पर इसकी इनपुट जो वोल्टेज है दैट इज VIT, टाइम डोमेन की बात कर रहे हैं यहां पर। ये रेजिस्टेंस है आपका, ये कैपेसिटेंस है, और ये आपकी आउटपुट वोल्टेज है दैट इज V0T, और ये आउटपुट वोल्टेज हो गई। क्योंकि मैं जानता हूं किसी भी क्लोज लूप को अगर मैं एक वोल्टेज सोर्स लगाता हूं तो यहां पर एक करंट भी फ्लो होगा, तो वो करंट क्या होगा आपका IT। अब मैंने बात करी थी नोड्स की, तो जो नोड्स का रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नोड्स का रिप्रेजेंटेशन हमेशा क्या होता है, लीनियर होता है, और जिस सीक्वेंस में दिया जाता है उसी सीक्वेंस से होता है। तो नोड्स विल बी रिप्रेजेंटेड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। किस तरीके से देखेंगे, सबसे पहले मेरे को यहां पर किस वोल्टेज से डिनोट किया हुआ है, सबसे पहला वेरिएबल क्या है यहां पर, वोल्टेज VI। तो मैं सबसे पहले यहां पर एक नोड लूंगा जिसको मैं किससे डिनोट करूंगा, VI से डिनोट करूंगा। सेकंड वेरिएबल मेरा क्या है, सेकंड वेरिएबल मेरा ये करंट है जो कि इसमें फ्लो कर रहा है। फिर मैं वहां पर एक वापस नोड बनाऊंगा और इसको मैं IT से डिनोट कर दूंगा। थर्ड मेरा वेरिएबल क्या है, थर्ड मेरा वेरिएबल है यहां पर आउटपुट वोल्टेज V0। तो मैं यहां पर एक थर्ड वेरिएबल बनाऊंगा और उसको V0T से डिनोट करूंगा। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, नोड्स का रिप्रेजेंटेशन कर दिया। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर एक और एग्जांपल लेता हूं नोड रिप्रेजेंटेशन का, जो कि इस तरीके से रहेगा। पहले मैं एक रेजिस्टेंस ले लेता हूं, फिर एक कैपेसिटेंस ले लेता हूं, फिर वापस से एक रेजिस्टेंस ले लेता हूं, फिर एक कैपेसिटेंस मैं यहां पर ले लेता हूं। ऐसा सेम एग्जांपल मैं आपको ब्लॉक डायग्राम के अंदर भी करा चुका हूं, रिडक्शन टेक्निक के अंदर, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसके वेरिएबल्स को, मतलब ये जो अपने एलिमेंट्स लगाए हैं उसको मैंने यहां डिफाइन करा, R C
सी। वेरिएबल्स क्या क्या हैं, यहां पर इनपुट वोल्टेज होगा VIT, ठीक है। सेकंड क्या होगा, यहां पर करंट होगा जो इस पहले वाले नोड के अंदर फ्लो हो रहा होगा IT के नाम से, या फिर मैं इसको I1T करता हूं क्योंकि मेरे पास सेकंड नोड भी है। थर्ड क्या होगा, यहां पर एक वोल्टेज होगी, ठीक है, इसको मैं हमेशा V1T के नाम से डिनोट करता हूं। अब आते हैं नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर या नेक्स्ट लूप के अंदर, तो यहां पर एक करंट और फ्लो हो रहा होगा, दैट इज I2T, और लास्ट में आपके पास एक वोल्टेज होगी, ये होगी V0T। यही वोल्टेज आपके इस कैपेसिटर के ऊपर आ रही होगी। तो अगर मुझे इसके नोड्स को रिप्रेजेंट करना है तो मैं सीक्वेंस से चलूंगा, जो सीक्वेंस दिया उसी सीक्वेंस है। सबसे पहला मेरे पास जो फर्स्ट नंबर का वेरिएबल आता है दैट इज VI, तो मैं यहां पर एक नोड बनाता हूं, इसको डिनोट करता हूं VIT के नाम से। सेकेंड मेरी वेरिएबल मेरे पास आता है I1T, तो मैं इसको डिनोट करता हूं I1T के नाम से। थर्ड वेरिएबल मेरे पास आता है V1T, थर्ड नोड बनाता हूं, यहां पर ले लेता हूं V1T। फोर्थ आता है I2T, फोर्थ आ जाएगा मेरे पास यहां पर I2T। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट जो फाइनल आता है मेरे पास नोड दैट इज V0T। इस तरीके से मैं क्या करता हूं, नोड्स का रिप्रेजेंटेशन करता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर जो भी मैंने ये एक सर्किट लिया था, इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स थे 1 2 3 4 5 वेरिएबल, मैंने उन पांचों को यहां पर डिफाइन किया है, लेकिन एक प्रॉपर सीक्वेंस में डिफाइन किया है। तो इस तरीके से आप जब भी सिग्नल फ्लो ग्राफ की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे, सारे नोड्स को उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में दिए हैं उनको यहां पर डिफाइन करेंगे, ठीक है। वेरिएबल्स किसी भी सिस्टम के अंदर कितने भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो ये बताता है कि जो सिग्नल फ्लो ग्राफ है उसका मतलब क्या होता है। सिग्नल फ्लो ग्राफ का मतलब होता है एक एरो डायरेक्शन, वो भी ब्रांच के साथ, मतलब ब्रांच एरो डायरेक्शन। इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि सपोज कीजिए कि मैंने एक पॉइंट ऐसे लिया है, यहां पर एक मैंने नोड लिया है और उसके बाद यहां से वापस से एक वैल्यू जा रही है। अब नोड क्या होता है, जो भी मैंने यहां पर अभी आपको लास्ट स्लाइड के अंदर दिखाया था कि नोड क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नोड क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे VI हो गया, I हो गया, V1 हो गया, I2 हो गया और V0 हो गया, ठीक है। अब ब्रांच क्या रिप्रेजेंट करती है, नोड तो मुझे समझ में आ गया कि नोड क्या रिप्रेजेंट करता है, ब्रांच क्या रिप्रेजेंट करती है। ब्रांच का रिप्रेजेंटेशन डिनोट करता है जो भी उस सिस्टम के ऊपर या फिर कोई भी दो नोड्स के बीच में जो भी गेन लगा हुआ होता है। अगर मैं इसको आपको इस तरीके से डिफाइन करवाऊं कि भाई मैंने यहां पर गेन लगा रखा था G1, तो ये G1 कहां डिनोट होगा, वो इस ब्रांच के ऊपर हो जाएगा G1। और ये जो नोड है ये क्या है, ये वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल, सपोज ये एक सर्किट क्लोज सर्किट था जिसके अंदर ये वोल्टेज चल रही थी हमारी, ठीक है। यहां पर मैं इनपुट वोल्टेज बना लेता हूं VIT, इस तरीके से ये इनपुट वोल्टेज चल रही थी। तो ये जो नोड हुआ आपका ये वाला दैट इज VIT इनपुट वोल्टेज कहलाएगा, और इसके साथ जो ब्रांच चल रही है G1, जो भी गेन है उसका, उसको हम ब्रांच से डिनोट करेंगे। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाने के लिए हमें बेसिकली दो चीजें चाहिए, पहला हो गया नोड और दूसरा हो गया उसका रिप्रेजेंटेशन, ब्रांच का रिप्रेजेंटेशन। तो ब्रांच का रिप्रेजेंटेशन हम क्या करेंगे, दोनों नोड्स के बीच में जो भी गेन लगा हुआ है उससे उस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं आपके फोर्थ पॉइंट के ऊपर। जो बेसिकली आपका फोर्थ पॉइंट है ये है रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। ये एक्चुअली पॉइंट नहीं है, यहां पर मैं आपको बताऊंगा आप सिग्नल फ्लो ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ, रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले एक सिस्टम लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के लिए यहां पर कोई भी एक सिस्टम लेता हूं। सपोज ये आपकी पॉइंट है जिसके ऊपर 3 ब्रांचेस यहां पर आ रही हैं, ठीक है। ये आपका X1 नोड था, ये आपका X2 नोड था, ठीक है, इसके ऊपर कुछ गेन चल रहा है, और ये आपका सपोज X3 नोड था, और यहां पर जो नोड चालू होता है दैट इज X4। ये तीनों ब्रांचेस इसके अंदर जा रही हैं और यहां से 2 ब्रांचेस बाहर निकल रही हैं। फॉर एग्जांपल X5 ये बाहर जा रहा है, और इसी तरीके से यहां पर एक और बाहर भेजते हैं हम, दैट इज X6, ये बाहर जा रहा है। सपोज कीजिए जो आपकी X1 ब्रांच थी, X1 नोड था, इसके ऊपर जो ब्रांच पे गेन चल रहा था ये था G1, इसी तरीके से X2 पे G2, X3 पे G3, X4 पे आप काउंट नहीं करेंगे, X5 पे G5 एंड X6 पे G6, X6 पे G6। अब ये रिप्रेजेंटेशन हुआ। इस रिप्रेजेंटेशन को देखिए, जैसे ब्लॉक डायग्राम के अंदर हम क्या बोल रहे थे कि कभी भी ब्लॉक डायग्राम यूनिक नहीं होता है, इस तरीके से, इसी तरीके से सेम टू सेम जब आप सिग्नल फ्लो ग्राफ की बात करेंगे या मेसन्स ग्राफ की बात करेंगे, वो भी उसका रिप्रेजेंटेशन भी कभी भी यूनिक नहीं होगा, हो सकता है अलग अलग भी हो। लेकिन मैं यहां पर इस डायग्राम के थ्रू आपको ये समझाना चाहता हूं। अब आगे जो चीजें आने वाली हैं, इनपुट नोड क्या होता है, आउटपुट नोड क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इनपुट नोड के बारे में। ये ग्राफ मैं आपको दिखाऊंगा वापस से। तो पहले यहां समझते हैं इनपुट नोड क्या होता है। इनपुट नोड को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि एक ऐसा नोड जिससे हमेशा कोई ना कोई ब्रांच बाहर जा रही होती है, मतलब उसके पास इनकमिंग ब्रांचेस नहीं होती, उसके पास सिर्फ और सिर्फ आउटगोइंग ब्रांचेस होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट नोड बोलते हैं। अगर डायग्राम के थ्रू मैं समझना चाहूं तो यहां पर मेरे पास नोड्स कौन कौन से हैं। देखिए नोड का रिप्रेजेंटेशन होता है x1 x2 x3 x4 x5 एंड x6, ये सब नोड्स हैं। अब इन नोड्स को मैं देखूं कि किस में से सिर्फ ब्रांच आगे जा रही है, ठीक है, सिर्फ ब्रांच आउटगोइंग है, इनकमिंग नहीं है, तो मैं देखूंगा ये x1 नोड के आगे से सिर्फ ब्रांच बाहर निकल रही थी, इसके पास कोई नहीं आ रहा है। सिमिलरली x2, सिमिलरली x3, इन तीनों ब्रांचेस से नोड्स क्या थी, ब्रांचेस क्या थी, तीनों नोड से क्या है, बाहर की तरफ निकल रही हैं। अगर आप ऐसा पूछें कि सर ऐसी नोड बताओ जिसमें इनकमिंग ब्रांच आ रही हो, ये रहा x5, x5 में ये इनकमिंग ब्रांच है, जा रहा है। ये रहा x6, x6 में ये इनकमिंग ब्रांच है, ये भी जा रहा है, लेकिन x1 x2 x3 में कोई भी इनकमिंग ब्रांचेस नहीं है। तो कभी भी किसी भी नोड पे अगर सिर्फ और सिर्फ आउटगोइंग ब्रांचेस होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट नोड। तो उस डायग्राम के थ्रू अगर मैं इनपुट नोड डिफाइन करूं यहां पर तो क्या हो जाएगा, x1 x2 एज वेल एज x3। सिमिलरली अब बात करते हैं आउटपुट नोड के बारे में। आउटपुट नोड का क्या मतलब होता है, जैसे मैंने इनपुट नोड समझाया आपको कि ओनली एंड ओनली वहां पर क्या होगा, आउटगोइंग ब्रांचेस, इसी तरीके से आउटपुट नोड के अंदर क्या होंगी, इनकमिंग ब्रांचेस होंगी। अब आउटपुट नोड को डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए ऐसा आउटपुट नोड का क्या सेंस हुआ कि ऐसी चीज जिसके ऊपर से सिर्फ और सिर्फ ब्रांचेस आपकी इंसर्ट होती हैं, या फिर मैं बोलूं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ इनकमिंग ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। अच्छा आउटपुट नोड क्या होता है, अभी यहां पर मैं आपको बहुत अच्छा एक एग्जांपल देता हूं। आउटपुट नोड अब मैं डिफाइन कर सकता हूं x5 और x6 को। ये तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि x5 क्यों हो रहा है, x6 क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पास ब्रांचेस क्या हैं, सिर्फ और सिर्फ अंदर की तरफ ही आ रही हैं, मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ इनकमिंग ब्रांचेस हैं। तो ऐसी नोड जिसके पास सिर्फ इनकमिंग ब्रांचेस होगी आउटपुट नोड कहलाएगा। लेकिन सेम ग्राफ पे मैं x4 को भी आउटगोइंग ब्रांच मान सकता हूं। तो आउटगोइंग के लिए आप रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ वहां पर क्या होगी कि आउटगोइंग ब्रांचेस जिसके पास सिर्फ और सिर्फ इनकमिंग ब्रांचेस ही हों, तो उसको रिस्ट्रिक्शन नहीं मानते हो। क्योंकि सपोज कीजिए मैं इसको यहां से बाहर निकाल करके यहां पर x4 लिख देता हूं, ठीक है, जिसका गेन यहां पर क्या है, अब गेन तो कुछ है ही नहीं, तो मैं यहां पर गेन क्या मानूंगा, ओनली 1। तो यहां पर इस सेंस में ये क्या होगा, आउटपुट नोड होगा। तो आउटपुट नोड के लिए जब मैं बात करूंगा तो यहां पर आप बोलेंगे कि x5 तो आउटपुट नोड है, x6 भी आउटपुट नोड है और x4 भी आउटपुट नोड हो सकता है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। इसीलिए आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ कभी भी यूनिक नहीं बनता है। इसीलिए जब सिग्नल फ्लो ग्राफ की आप रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं वो भी यूनिक नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे ने आउटपुट x4 माना, हो सकता है किसी ने x6 माना, हो सकता है किसी ने f5 माना हो। सिमिलरली इनपुट भी तो अलग अलग हो सकते हैं। तो इसी तरीके से जब हम सिग्नल फ्लो ग्राफ को पढ़ते हैं तो इसके लिए जब इनपुट की बात की जाए, आउटपुट की बात की जाए या रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए, वो क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। चलिए एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं कि इनपुट नोड क्या होता है, आउटपुट नोड होता है। उसके लिए मैं कुछ इस तरीके का एग्जांपल लेता हूं। यहां पर आप देखिए कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। तो यहां पे अगर मैं x1 नोड की बात करता हूं तो x1 से सिर्फ और सिर्फ ब्रांच क्या हो रही है, बाहर की तरफ जा रही है, आउटगोइंग ब्रांच है। x2 के पास देखिए आउटगोइंग भी है, इनकमिंग भी है, ठीक है। x3 के पास इनकमिंग भी है, x4 के पास इनकमिंग भी है। तो मैं अगर इनपुट ब्रांच या इनपुट नोड की बात करता हूं तो इनपुट नोड यहां पर फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ कौन सा हो जाएगा, ओनली एंड ओनली x1, सिर्फ x1 यहां पर इनपुट नोड कहलाएगा। और अगर जब मैं आउटपुट नोड की बात करूंगा तो आउटपुट नोड में कोई रिस्ट्रिक्शन तो है ही नहीं कि यहां पर सिर्फ जो ब्रांचेस हैं वो बाहर की तरफ ही जाएं, या फिर मैं बोलूं कि ऐसी नोड जिसमें सिर्फ इनकमिंग ब्रांचेस आ रही हैं वही आउटपुट होता है, ठीक है। तो आउटपुट में यहां पर आपके x2 को अगर मैं इस लाइन को कंसीडर करता हूं तो x2 भी मान सकता हूं, सिमिलरली x3 भी मान सकता हूं, और सिमिलरली यहां पर देखिए x4 भी बाहर की तरफ निकल रहा है तो मैं x4 भी मान सकता हूं। तो यहां पर आउटपुट क्या हो जाएगा, x2 भी हो सकता है, x3 भी हो सकता है, एज वेल एज x4 भी हो सकता है। तो ये एक बेसिक नोटेशंस थे जो मैंने आपको बताया कि इनपुट नोड क्या है, आउटपुट नोड क्या है, ठीक है, सिग्नल फ्लो ग्राफ को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम चलते हैं इसके एक छोटे से क्वेश्चन के ऊपर, और क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको वहां समझाऊंगा कि मेसन्स गेम फॉर्मूला क्या होता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। सपोज ये आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेसिकली सिग्नल फ्लो ग्राफ। इस सिग्नल फ्लो ग्राफ को सॉल्व करने से पहले हमें ये जानना होगा कि फॉरवर्ड पाथ क्या होता है, लूप्स क्या होते हैं,
नॉन टचिंग लूप्स क्या होते हैं, 2 नॉन टचिंग लूप्स क्या होते हैं, 3 नॉन टचिंग लूप्स क्या होते हैं, और मेसन्स गेन फॉर्मूला क्या होता है। जब तक हम ये सारी चीजें जानेंगे तभी जाकर के हम मेसन गेन फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे और किसी भी सिस्टम का सिग्नल फ्लो ग्राफ के थ्रू ट्रांसफर फंक्शन को निकाल पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये, अब मैं इस क्वेश्चन को ही लेकर के चलूंगा, तो मैं यहां पर इसको अपना एक स्टार मार्क कर लेता हूं कि ये क्वेश्चन मेरा यहां पर स्टार मार्केड है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं फॉरवर्ड पाथ की। तो फॉरवर्ड पाथ का मतलब क्या होता है, किसी भी सिस्टम के अंदर जब आप सीधे सीधे चलते हैं इनपुट नोड से आउटपुट नोड तक पहुंच जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड पाथ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको डेफिनेशन के बारे में डिफाइन करूं तो एक ऐसा पाथ जिसमें आप इनपुट से लेकर के आउटपुट तक जब आप चलते हैं और चलने के दौरान बीच में आप किसी भी नोड को रिपीट नहीं करते, मतलब कोई भी नोड वहां पर रिपीटेशन में नहीं होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड पाथ बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले मुझे यहां डिफाइन करना है कि इसमें इनपुट कौन सा है और आउटपुट कौन सा है। तो मैं यहां पर पहले तो ये डिफाइन करूं कि नोड्स कौन कौन से हैं। तो मैं यहां पर हर एक चीज लिखता जाता हूं। देखिए फॉरवर्ड पाथ लिखा रहने दो, यहां पर मैं बात करता हूं नोड्स की। तो कौन कौन से नोड्स थे इस वाले ग्राफ के अंदर, फटाफट देखेंगे और समझेंगे कि x1 है, x2 है, x3 है, x4 है। वो तो x4 सेम ही है, बाकी सब क्या है, गेन्स है, क्योंकि देखिए बाकी सब ब्रांच के ऊपर चल रहे हैं। नोड्स पे आप क्या होगा, 1 2 3 4 5, चौथा और पांचवा नोड बिल्कुल सेम है। तो अगर यहां पर मैं ओवरऑल नोड्स की बात करूं तो नोड्स हैं x1, सिमिलरली x2, x3, x4, बस 4 नोड्स है। अब बात करते हैं इनपुट नोड और आउटपुट नोड की। तो इनपुट नोड कौन सा है, सिमिलरली आउटपुट नोड कौन सा है। तो इनपुट नोड के लिए मैंने आपको बोला था एक ऐसी ब्रांच फाइंड आउट करें जिसमें से ब्रांच कोई भी ब्रांच यहां से सिर्फ और सिर्फ निकल रही हो, जा रही हो। तो x1 में आप देखेंगे सिर्फ ब्रांच आउटपुट साइड पे बाहर की तरफ जा रही है। x2 में देखिए इन भी आ रही है, ये h1 जो है ऊपर से -h1 इन हो रहा है, h2 भी इन हो रहा है, x3 पे ये भी इन हो रहा है, ये भी इन हो रहा है, x4 पे ये भी इन हो रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ इनपुट में कौन काउंट करेंगे आप, सिर्फ और सिर्फ x1 काउंट करेंगे। सिमिलरली अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो आउटपुट आप यहां भी मान सकते हैं, यहां भी मान सकते हैं, यहां भी मान सकते हैं। मैं लेकर के चलता हूं आउटपुट, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आउटपुट जो है वो x4 है, ठीक है। यहां पर मैंने आउटपुट नोड को x4 काउंट किया। अब आते हैं वापस से फॉरवर्ड पाथ के ऊपर। फॉरवर्ड पाथ मैंने आपको बोला था इनपुट से लेकर के आउटपुट तक आपको चलना है, चलने के बीच में कोई भी नोड रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा पाथ है। मैं यहां पर कलर चेंज करता हूं। मैं यहां से चालू हुआ, ठीक है, मैंने ये देखा एरो इस तरफ है, बिल्कुल मैं यहां तक पहुंचा। यहां पर जाने के बाद मेरे पास 2 रास्ते हैं, एक इस तरफ जा रहा है और एक ऊपर से घूम के आ रहा है। ये तो वापस आ रहा है, इसको तो काउंट करोगे नहीं। तो मैं यहां भी जा सकता था और यहां भी जा सकता था, लेकिन इस पाथ को लेने में मेरे पास क्या है, इस नोड को रिपीट करना पड़ रहा है। जैसे यहां जाऊंगा वापस यहां आ जाऊंगा, तो इस पाथ को मैं यूज ही नहीं करूंगा। तो मैं यहां से सीधा चलता हूं। यहां जाने के बाद मैं वापस देखता हूं 2 रास्ते, एक ऊपर जाता है एक सामने जाता है। ये तो वापस आ रहा है, इसको तो काउंट ही नहीं करेंगे आप। ये जो अगर मैं ऊपर की तरफ गया तो वापस मुझे नोड रिपीटेशन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, सीधा चल दूंगा और आगे पहुंच जाऊंगा। अब तो फॉरवर्ड पाथ में कौन कौन से गेन आए, देखिए G1 आया, बिल्कुल G2 आया, G3 आया और 1 आया। तो अगर मैं फॉरवर्ड पाथ की बात करता हूं तो फॉरवर्ड पाथ का मतलब होता है इनपुट से लेकर के आउटपुट तक पहुंचने में जितने भी गेन आए उन सब का आप क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। तो कौन कौन से गेन थे, G1, G2, G3 एंड 1। तो मैं फॉरवर्ड पाथ को कैलकुलेट करता हूं, G1, G2, G3 एंड 1, इन सब का क्या है, मल्टीप्लाइड है, प्रोडक्ट है। तो मैं इसको कैलकुलेट करके लिख सकता हूं G1, G2 एंड G3। क्या एक ही फॉरवर्ड पाथ था इस डायग्राम के अंदर, नहीं, एक और था। एक और पाथ ये था। चलिए दूसरे कलर से चलते हैं। इनपुट तो यही मानूंगा, यही मेरा इनपुट है, इस रास्ते तो चला गया, अब नहीं जाता, दूसरे रास्ते चल के देखते हैं। ये दूसरा रास्ता G4 इधर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, और उसके बाद x4 पहुंच गया मैं x4 तक। तो मैं इसको भी फॉरवर्ड पाथ बोल सकता हूं। तो मेरे को यहां पर 2 फॉरवर्ड पाथ मिले, तो मैं इसको बोलूंगा फॉरवर्ड पाथ 1 और इसको बोलूंगा फॉरवर्ड पाथ 2। फॉरवर्ड पाथ 2 आपने किसको डिफाइन किया है, G4 इंटू 1 को। तो मैं यहां पर इसको क्या लिख दूंगा, G4.1, दैट मीन्स G4। तो मेरे को यहां पर 2 फॉरवर्ड पाथ मिले, फॉरवर्ड पाथ 1 एंड फॉरवर्ड पाथ 2। इसको मैं बोलता हूं इस पर्टिकुलर डायग्राम का फॉरवर्ड पाथ बनाना। अब बात करते हैं लूप्स के ऊपर। मैंने आपको बोला था लूप्स भी आएंगे, तो लूप्स के ऊपर बात करेंगे। लूप क्या होता है, लूप का मतलब होता है जिसका इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनेशन पॉइंट सेम हो, इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनेशन पॉइंट सेम हो। अब यहां पर नोड रिपीटेशन की तो बात करूंगा नहीं, जब पॉइंट ही सेम है, नोड ही सेम है, मतलब जिस नोड से वो चालू होता है उसी नोड पे जाकर के वो टर्मिनेट हो जाता है, उसको आप क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं, ठीक है। मैं यहां बात करता हूं लूप्स की। लूप्स की बात करने के लिए मुझे यहां पर सिर्फ और सिर्फ नोड्स को देखना है। तो नोड्स कौन कौन से, सबसे पहला नोड है x1। x1 से ये वाली ब्रांच इस तरफ गई और ये वाली ब्रांच इस तरफ गई, कोई ब्रांच वापस आई नहीं, तो यहां पर कोई भी लूप नहीं बन रहा। आइए x2 पे चलते हैं। x2 पे ये ब्रांच देखिए,
जहां से चली थी घूम करके इसी के पास वापस आ गई, घूम करके इसी के पास वापस आ गई, तो ये आपका हो गया लूप नंबर 1। सिमिलरली आइए आगे देखते हैं, इस x2 पे दो लूप है एक्चुअली, एक तो ये h1 है माइनस का और दूसरा है ये इस तरफ से जाता है और वापस से घूम के इधर आ जाता है, तो ये है आपका G2 और माइनस H2, ठीक है। सिमिलरली H3 पे चलिए, H3 पे ये इस तरफ से गया और घूम करके वापस आ गया, तो ये भी एक नोड हुआ, तो पहला नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड और चौथा नोड क्या है जो इस तरफ से जाकर के और वापस इस तरफ आ जाता है, दैट इज कॉल्ड फोर्थ नोड लूप। तो मेरे को यहां पर 4 लूप्स के बारे में बात करनी है, तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं लूप्स की, ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करता हूं लूप्स की, तो लूप्स किस तरीके से डिफाइन करेंगे आप, मैंने आपको बोला था लूप का मतलब होता है जिसका इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनेशन पॉइंट दोनों सेम हो, तो यहां पर आपके पास 4 लूप हैं, L1, L2, L3 एंड L4। देखते हैं इनको किस तरीके से डिफाइन करते हैं। जब भी आप किसी लूप के बारे में बात करेंगे तो लूप आपको मैंने समझा दिया, ये फर्स्ट लूप है, इसका गेन क्या है, देखिए ये सिर्फ यहां से चालू होता है यहीं खत्म हो जाता है, तो इसका गेन हो गया माइनस H1, तो मैं बोल सकता हूं पहला जो लूप है मेरा है माइनस H1। सिमिलरली L2 लूप 2 की बात करते हैं जो कि इसी पॉइंट से चालू होता है, पहले ऐसे जाता है फिर ऐसे जाता है, यहां पर गेन क्या है G2, यहां पर गेन क्या है माइनस H2। तो जब भी लूप की बात करेंगे तो लूप का मतलब होता है उसके बीच में आने वाली जितनी भी ब्रांचेज हैं, उसके जितने भी उसके लूप्स गेन हैं, उन गेन का प्रोडक्ट कर देना। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, G2 और माइनस H2 का प्रोडक्ट कर दूंगा, तो मेरा सेकेंड लूप हो जाएगा माइनस G2 H2। सिमिलरली अगर मैं लूप थर्ड की बात करता हूं, थर्ड लूप क्या है मेरे पास, ये दैट इज माइनस H4, ओनली माइनस H4, तो मेरे को यहां पर वैल्यू मिलती है माइनस H4। सिमिलरली फोर्थ लूप जो मेरा है, ये जो मेरा फोर्थ लूप है यहां से स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है और टर्मिनेट भी यहीं पर आकर होता है, लेकिन उसमें क्या क्या लूप आ रहे हैं, G3 आ रहा है और माइनस H3 आ रहा है, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं माइनस G3 H3। तो लूप का मतलब होता है एक ऐसा नोड जिसके ऊपर से चलने पे इनिशियल और टर्मिनेशन पॉइंट को सेम रख करके आप वैल्यू सॉल्व करते हैं और उसका गेन किस तरीके से डिफाइन करते हैं उसको आप प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लूप। अब मैंने आपको लूप के बाद बोला था नॉन टचिंग लूप क्या होता है। नॉन टचिंग लूप के लिए मैं वापस डायग्राम पे चलता हूं, इस डायग्राम में नॉन टचिंग लूप फाइंड आउट करने हैं, तो एक ऐसे लूप देखिए जिसको नोड रिपीट नहीं करता, मतलब सेम नोड पर ना हो। तो अगर मैं इस लूप की L1 और L2 की बात करता हूं तो ये तो सेम ही नोड पे हैं, तो ये नॉन टचिंग नहीं होंगे। सिमिलरली अगर मैं 1 को 3 के साथ कंपेयर करूं, यस डेफिनेटली ये दोनों क्या होंगे, नॉन टचिंग होंगे, तो पहला और तीसरा नॉन टचिंग में जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं 2 नॉन टचिंग लूप जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। कौन कौन से हैं, सबसे पहला जो मेरे पास लूप है इसको मैं डिफाइन कर देता हूं L5 से फॉर एग्जांपल, क्योंकि 4 तक मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो मेरे पास है L1 एंड L3, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, नॉन टचिंग हो गए, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं L1 एंड L3। और नॉन टचिंग लूप का जब गेन लिखा जाता है तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया जाता है, तो L1 क्या है माइनस H1, L3 क्या है माइनस H4, माइनस H1 इंटू माइनस H4 क्या हो जाएगा, जब आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, आपको पता है, तो इसको हम बोल सकते हैं H1 एंड H4। सिमिलरली 2 नॉन टचिंग लूप और कौन कौन से, पहले को दूसरे से कंपेयर किया था नहीं हुआ, तीसरे का से करा हो गया, अब चौथे से करिए, तो पहला और चौथा बिल्कुल नोड सेम नहीं है इनका, तो ये भी क्या हो जाएंगे 2 नॉन टचिंग लूप की कैटेगरी में आएंगे, L1 एंड L4। चलिए इसको यहां पर लिख लेते हैं, तो L6 मेरा हो जाएगा यहाँ पे L1 L4। L1 का गेन कितना है, माइनस में H1 है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है L4 के साथ, L4 क्या है माइनस G3 H3, तो हो जाएगा माइनस G3 H3। तो टोटल ओवरऑल गेन जो लूप 2 नॉन टचिंग लूप का सेकंड लूप होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, दैट मींस H1 H3 G3। सिमिलरली देखते हैं और कोई 2 नॉन टचिंग लूप है क्या, 2 को कंपेयर करो, 2 को 1 के साथ कर चुके हैं, सेम पे है, सेम नोड पे है, 2 को 3 के साथ करो, सेम नोड पे है, 2 को 4 के साथ करो, ये नोड सेम आ रहा है तो नहीं है। 3 को कंपेयर करो, 3 को 1 के साथ पहले से ही कर चुके हैं, 3 को 2 के साथ नहीं है, 3 को 4 के साथ नहीं है, 4 को कंपेयर करो 1 के साथ, ये हो चुका है, 4 को 2 के साथ सेम नोड आ गया, 4 को 3 के साथ सेम नोड आ गया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर 2 तो थे फॉरवर्ड पाथ और 2 थे नॉन टचिंग लूप, और टोटल लूप्स कितने थे 1 2 3 एंड 4, 4 लूप्स यहां पर थे, ठीक है। इतनी सारी चीजें बनाने के बाद, ये जानने के बाद कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, फॉरवर्ड पाथ क्या होता है, नॉन टचिंग लूप क्या होता है, इतनी सारी बात करने के बाद हम चलते हैं मेसन्स गेन फॉर्मूला के ऊपर। मेसन्स गेन फॉर्मूला क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप उस डायग्राम को क्या करने वाले हैं, एक फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं। तो मेसन्स गेन फॉर्मूला बेसिकली डिफाइन करता है आपके
फॉरवर्ड पाथ्स के ऊपर। जिस भी सर्किट के अंदर जितने भी फॉरवर्ड पाथ होंगे मैसन्स गेन फॉर्मूला उतना ही बड़ा बनता जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड पाथ को बेसिकली मैं यहां पर P से डिफाइन करता हूं। ठीक है, फॉरवर्ड पाथ को किससे डिफाइन करता हूं? P से डिफाइन करता हूं। और एक और यहां पर एक वेरिएबल आएगा, उसके बारे में मैं अभी आपसे बात करता हूं। तो पहले मैं आपको मैसन्स गेन फॉर्मूला बताता हूं, दैट इज P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 प्लस P3 डेल्टा 3 एंड अप टू Pk डेल्टा k अपॉन ओवरऑल डेल्टा। ये है मैसन्स गेन फॉर्मूला। किस चीज के लिए यूज किया था? ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए। और ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट, जनरली आउटपुट C और इनपुट R। तो मैं बोल सकता हूं कि ट्रांसफर फंक्शन किसी भी सिस्टम का अगर मैसन्स गेन फॉर्मूला से आपको निकालना है, दैट विल बी P1 डेल्टा 1 P2 डेल्टा 2 अप टू सो ऑन, जहां तक ये चलने वाला है अपॉन में डेल्टा। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये P क्या है, डेल्टा क्या है, डेल्टा K क्या है, डेल्टा 1 2 3 एन के हो गया, डेल्टा हो गया, ये सब चीजें क्या है? तो P मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि इस वाले डायग्राम को आप रिप्रेजेंट मतलब एक एग्जांपल मानिए, उसमें फॉरवर्ड पाथ की बात करें तो दो फॉरवर्ड पाथ हो गए। तो मेरे को यहां पर जो मैसन्स गेन फॉर्मूला लगेगा वो मैसन्स गेन फॉर्मूला बेसिकली यहीं तक लगने वाला है, P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। तो मेरे को P1 और P2 तो पता है। देखो ये रही फॉरवर्ड पाथ जो मैंने यहां पर लिखे हैं। P1 क्या है मेरा? G1 G2 G3 और P2 क्या है मेरा? ओनली G4। अब बात आती है डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 अप टू सो ऑन डेल्टा के। और डेल्टा क्या है? तो डेल्टा को डिफाइन करने के लिए आप एक छोटा सा फॉर्मूला समझेंगे। व्हाट शुड बी डेल्टा? डेल्टा क्या है यहां पर? डेल्टा का मतलब है जो फॉर्मूला रहेगा 1। सबसे पहले डेल्टा में आप यूज करेंगे 1 माइनस सम ऑफ ऑल द लूप्स गेन, सम ऑफ ऑल द लूप्स गेन मतलब जितने भी लूप्स हैं आपके पास। लूप मैंने आपको बताया था अभी पर्टिकुलर जो हमने डायग्राम देखा है या कोई भी जो क्वेश्चन देखा है उसके अंदर टोटल लूप्स कितने थे? 4। इन सब का क्या कर देना है? लूप का सम कर देना है, यहां पर माइनस लगाना है। अभी फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ है, इसी फॉर्मूला में यहां पर क्या है आगे? प्लस। प्लस करने के बाद मैं क्या करूंगा? प्रोडक्ट, या फिर प्रोडक्ट से भी पहले मैं यूज करता हूं सम को। सम ऑफ द प्रोडक्ट of the two non-touching loops। मतलब दो नॉन टचिंग लूप जितने भी हैं उनका प्रोडक्ट करके ही तो हम सॉल्व करते थे, और उनका क्या कर देना है? मुझे सम कर देना है। फॉर्मूला अभी भी खत्म नहीं हुआ। माइनस सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द 3 नॉन टचिंग लूप्स गेन, 3 नॉन टचिंग लूप गेन। अभी भी फॉर्मूला आपका यहां पर खत्म नहीं हुआ है। इसी तरीके से ये फॉर्मूला क्या करता है? आगे से आगे चलता रहता है। तो अब मैं आपको इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ब्रीफ में समझा रहा हूं। देखिए लिख तो मैंने बहुत बड़ा दिया, आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या है ये, लेकिन ये इतना आसान है कि अगर इसको आपने समझ लिया ना, और क्वेश्चन में अगर ये मेंशन नहीं है कि आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है किस तरीके से, तो आप सीधा बोलेंगे मैसन गेन फॉर्मूला में लगाने वाला हूं। लेकिन उसके लिए पहले उसको आपको ये समझना पड़ेगा। तो डेल्टा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले 1 लिखना पड़ता है। 1 के बाद जितने भी लूप गेन है, चलो इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करते रहते हैं अपन। ठीक है, यहां पर अपन डेल्टा फाइंड आउट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो मैंने लगाया 1 के बाद मैंने यहां पर क्या लिखा था कि सम ऑफ ऑल लूप गेन्स, जितने भी लूप थे उन सबका सम। तो यहां पर 4 लूप थे, 1 2 3 4, इन सबका सम कर दो। माइनस H1 माइनस G2 H2। तो मैं यहां लिख देता हूं ब्रैकेट के अंदर माइनस H1 माइनस G2 H2 माइनस थर्ड लूप क्या है मेरा? यहां पर थर्ड लूप है मेरा H4, देन है G3 H3। यहां पर आ जाएगा थर्ड लूप आपका माइनस H4 माइनस G3 H3, ब्रैकेट कर दिया आपने बंद। देखिए अभी मैंने सिर्फ ये करा है, 1 यूज कर लिया, सम ऑफ ऑल लूप गेन्स यूज कर लिया। देखिए यहां पर प्लस माइनस है, देन प्लस, फिर आएगा माइनस, फिर जब आगे सॉल्व होगा आएगा प्लस, अगर इसके आगे चलता है तो माइनस प्लस। इस तरीके से ये प्लस माइनस हमेशा अल्टरनेट वे में चलते रहते हैं। सिमिलरली अब सेकंड चीज क्या आती है आपकी? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नॉन टचिंग लूप्स। तो सबसे पहले देखो 2 नॉन टचिंग लूप्स कौन से थे? 2 नॉन टचिंग लूप मैंने यहां बनाए हुए हैं। 2 नॉन टचिंग लूप, एक तो ये है और दूसरा ये है। तो इनका पहले प्रोडक्ट करना है फिर सम कर देना। प्रोडक्ट तो हो चुका है, प्रोडक्ट हो चुका है H1 H4 और H1 H3 G3, इनका क्या कर देना है? सम कर देना है। तो यहां पर मैं ब्रैकेट के अंदर लगा दूंगा प्लस H1 H4 प्लस दूसरा लूप क्या था आपका 2 नॉन टचिंग H1 H3 G3। तो मैं इसको यहां बनाता हूं प्लस में H1
H3 G3 ब्रैकेट हो गया बंद। इसके आगे आएगा माइनस, फिर आएगा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द 3 नॉन टचिंग लूप। 3 नॉन टचिंग लूप थे क्या उस डायग्राम में? नहीं थे, तो यहां पर क्या हो जाएगा लास्ट में, यहां पर 0 आ जाएगा। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो फाइनल जब मैं इस डेल्टा को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1, ये माइनस यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस H1 प्लस G2 H2 प्लस H4 प्लस G3 H3 प्लस H1 H4 प्लस H1 H3 G3 प्लस H1 H3 G3, ये मेरा हो गया डेल्टा। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या करा, डेल्टा को डिफाइन कर लिया। अब आप बोलेंगे सर क्वेश्चन में तो आपने जो फॉर्मूला लिखा मेसन्स गेन फॉर्मूला, इसमें आपने हमें P1 का मतलब समझाया, P2 का मतलब समझाया, डेल्टा निकलवाया, डेल्टा 1 डेल्टा 2 तो नहीं निकलवाए। तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 अब हम निकालेंगे। देखिए क्या होता है, ये क्वेश्चन मैंने यहीं तक क्यों बनाया है, क्योंकि पहले आप छोटे क्वेश्चन को समझिए, फिर उसके बाद 3 4 जहां तक अपन चलेंगे, जितने भी फॉरवर्ड पाथ लेंगे अपन क्या एग्जांपल्स करेंगे काफी ज्यादा, उसके अंदर ये हर चीज आ जाएगी किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अभी हम इस पे कंसंट्रेट करते हैं कि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब डेल्टा मैं निकाल चुका हूं, डेल्टा 1 क्या है, डेल्टा 1 का सेम फॉर्मूला रहेगा 1 माइनस सम ऑफ ऑल द लूप्स प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर सर्किट। बट एक चीज ध्यान रखेंगे, जो भी क्वेश्चन मैंने आपको दिया है इसके अंदर जो भी फॉरवर्ड पाथ है वो लूप उन फॉरवर्ड पाथ पे नहीं आने चाहिए। अगर आएंगे तो आप उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो पहला फॉरवर्ड पाथ आपका था ये फ्रंट वाला, ठीक है, ये रेड लाइन से जो मैंने बनाया ये पहला फॉरवर्ड पाथ था। तो क्वेश्चन क्या होता है, डेल्टा निकालने के लिए, डेल्टा और डेल्टा 1 एक जैसी चीजें हैं, लेकिन डेल्टा का मतलब होता है ओवरऑल लूप्स को काउंट करना। डेल्टा 1 2 3 4 अप टू के का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड पाथ में नहीं आने वाली चीजों को काउंट करना। अगर फॉरवर्ड पाथ में आएंगी तो काउंट नहीं करेंगे। तो फॉर्मूला था मेरा 1 माइनस में सारे के सारे लूप्स का सम। देखिए इस फॉरवर्ड पाथ पे ही आ रहे हैं क्या ये नोड, यस, ये लूप इसी पे है, ये लूप इस पे, ये लूप इस पे, ये लूप इस पे, तो ये चारों के चारों लूप पहले वाले फॉरवर्ड पाथ के ऊपर हैं। तो अगर मैं यहां पर बोलूं कि मुझे डेल्टा 1 कैलकुलेट करना है तो डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0, दैट मीन्स 1 ओनली। कितना ईजी है। सिमिलरली जब मैं डेल्टा 2 की बात करता हूं यहां पर, तो डेल्टा 2 होता है 1 माइनस में ब्रैकेट चालू। यहां पर था क्वेश्चन के अंदर कि जितने भी लूप्स आपके फ्रंट पाथ पे फॉरवर्ड, मतलब जो भी आपका फॉरवर्ड पाथ है उसके ऊपर नहीं आने वाले बाकी के लूप्स का सम कर दो। तो देखिए इसका सेकंड पाथ क्या है, ये यहां से जाकर के यहां तक। तो आप देखेंगे जो लूप्स हैं, ये पहला लूप है, ये सेकंड लूप है, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये फोर्थ लूप यहां पर आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट लूप, सेकंड लूप एंड थर्ड लूप को आप यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट लूप क्या है, H1, देन G2 H2, देन H4। देखिए यहां पर आप लूप्स को देख सकते हैं, H1 G2 H2 एंड H4। आप L4 को काउंट नहीं करेंगे। तो यहां पर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि माइनस में क्या था, H1 G2 H2 H4। तो मैं यहां पर लिख देता हूं H1 माइनस G2 H2 माइनस H4 ब्रैकेट क्लोज प्लस एंड ब्रैकेट चालू। अब ब्रैकेट चालू करने के बाद नेक्स्ट पार्ट क्या था आपका, दो नॉन टचिंग लूप्स को सम करना है। पहले उनके गेन्स को प्रोडक्ट कर लेना है आपस में, फिर उसको सम कर देना है। तो देखिए कौन से दो ऐसे नॉन टचिंग लूप है जो इस फॉरवर्ड पाथ पे नहीं आते। फॉरवर्ड पाथ ये था आपका जिसमें सिर्फ L4 आप काउंट नहीं करेंगे, L1 L2 L3 काउंट करेंगे। तो L1 L2 L3 में एक नॉन टचिंग लूप तो था, यस, 1 and 3। तो यहां पर मैंने 2 नॉन टचिंग में जो बनाया है, जिसमें मैंने L1 L3 L4 को आप काउंट नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि ये फॉरवर्ड पाथ पे आ रहा है। इसको काउंट कर सकते हैं, ये है H1 H4। तो यहां पर प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस H1 H4। और इसको अगर मैं प्रॉपरली सॉल्व करूंगा तो बन जाएगा 1 प्लस H1 प्लस G2 H2 प्लस H4 प्लस H1 H4। तो ये मेरा हुआ डेल्टा 1 और ये मेरा हो गया डेल्टा 2। मैं डेल्टा भी निकाल चुका हूं, डेल्टा 1 भी निकाल चुका हूं, 2 भी निकाल चुका हूं, फॉरवर्ड पाथ्स जो हैं वो सारे निकाल चुका हूं। तो अगर मैं यहां पर मेसन्स गेन फॉर्मूला लगाना चाहूं, ठीक है, मेसन्स गेन फॉर्मूला यहां पर मैं लगाना चाहूं तो वो क्या होता है, वापस फॉर्मूला लिख लेते हैं, P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो यहां पर P1 क्या था, P1 फॉरवर्ड पाथ क्या था, देखिए क्वेश्चन कहां है मेरा, फॉरवर्ड पाथ, ये रहा फॉरवर्ड पाथ, क्या था, G1 G2 G3, G1 G2 एंड G3। तो मैं यहां लिखूंगा G1 G2 एंड G3। इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, डेल्टा 1 के साथ। और डेल्टा 1 तो मैंने 1 निकाला था, ये लिख दिया, प्लस P2 सेकंड फॉरवर्ड पाथ क्या था मेरा, सेकंड फॉरवर्ड पाथ था मेरा ओनली G4,
क्या था, ओनली G4। तो मैं यहां पर लिख देता हूं भाई साहब G4, जिसको किससे मल्टीप्लाई करना है, डेल्टा 2 के साथ। डेल्टा 2 क्या है आपका, ये लिख दो पूरा का पूरा, 1 प्लस H1 प्लस G2H2, तो आ जाएगा 1 प्लस H1 प्लस G2H2 प्लस H4 H1 H4 प्लस H4 प्लस H1 H4 ब्रैकेट क्लोज अपॉन डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू क्या है, ये पूरी वैल्यू डेल्टा है, तो यहां पर मैं अभी डेल्टा से ही डिनोट कर देता हूं, बाकी यहां पर आप क्या करेंगे, वैल्यू को लिख लेंगे, दैट इज योर ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस तरीके से हम मेसन्स गेन फॉर्मूला या सिग्नल फ्लो ग्राफ के थ्रू किसी भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि मुझे ये अच्छे से समझ में आ जाए मेसन्स गेन फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है ताकि आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ या फिर मेसन्स गेन फॉर्मूला बहुत अच्छे से लगाना आ जाए। तो सबसे पहले यहां पर हम आइडेंटिफाई करेंगे बहुत कुछ चीजें जो हमने पढ़ी हैं। पहला तो हम फाइंड आउट करेंगे इनपुट नोड क्या है। तो इनपुट नोड आप देखेंगे इसमें सिर्फ x1 है, क्योंकि x1 से ही वैल्यूज क्या हो रही हैं, बाहर आ रही हैं, तो मैं बोलूंगा x1। आउटपुट नोड क्या है, आउटपुट नोड अब वैसे तो कोई सी भी ले सकते हैं, लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं, x3 को लेकर के चल लेते हैं। इस तरीके से मैं x3 को आगे भी बढ़ा सकता हूं। आप किसी भी नोड को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका गेन क्या रहेगा, 1 रहेगा। जो भी उस ब्रांच पे आने वाला है नोड को आप आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। सिमिलरली फॉरवर्ड पाथ कितने हैं, देखिए कैलकुलेट करिए। सबसे पहले P1 तो बना देता हूं, एक तो फॉरवर्ड पाथ हो गई अगर हमने इनपुट और आउटपुट लिया है तो। इस ब्रांच से चलिए सीधा आइए पहुंच गए। तो कौन सा है इसमें, फर्स्ट गेन है 1, सेकंड गेन क्या है 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 1 2, और यहां तक आना है तो 1 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फॉरवर्ड पाथ आपका क्या हो गया, P1 2। क्या इसमें दूसरा फॉरवर्ड पाथ भी है, यस है। इस नोड से आए नीचे की तरफ चले और यहां पहुंच गए, तो ये है 3.1, दैट मीन्स 3। अगर यहाँ डॉट 1 कर रहे हैं तो यहाँ पे भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लास्ट वाला गेन आपने क्या लिया है, 1 लिया है। ठीक है, तो दो फॉरवर्ड पाथ हो गए। और कोई फॉरवर्ड पाथ इसमें आपको दिखता है, नहीं दिखता है। तो चलिए लूप की बात करते हैं, L1। यहां पर L1 क्या है, बिल्कुल है, ये रहा x2 के ऊपर है, दैट इज -1। L2 लूप है क्या, बिल्कुल है, इस नोड से चालू होता है, यूं जाता है और वापस आ जाता है, तो ये 2 इंटू -2, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू -2, दैट मीन्स -4। तो मैं यहाँ पर दो लूप ले लेता हूं, L1 हो गया -1, L2 हो गया मेरा, ढंग से लिख देता हूं मैं यहाँ पर इसको, 2 इंटू -2, दैट मीन्स -4। तो ये मेरे दो फॉरवर्ड पाथ हो गए, दो लूप हो गए। क्या 2 नॉन टचिंग लूप है मेरे पास, दो ही हैं और दोनों एक ही नोड से चल रहे हैं, तो 2 नॉन टचिंग लूप मेरे पास यहाँ पर नहीं है। तो मेसन्स गेन फॉर्मूला इसका क्या बनने वाला है, इसका मेसन्स गेन फॉर्मूला के थ्रू जब ट्रांसफर फंक्शन निकलेगा तो वो निकल जाएगा P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए हमने डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा नहीं निकाला, उसको भी निकाल लेते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला में डाल देंगे। चलिए डेल्टा 1 की बात करते हैं। डेल्टा 1 था 1 माइनस जो पहला फॉरवर्ड पाथ है, इस पे ही आ रहे हैं क्या सारे लूप, यस इसी पे ही तो आ रहे हैं, ये x2 और ये x3 इसी नोड के ऊपर है, सब इस पे आ रहा है, तो 1 के बाद क्या हो जाएगा -0, दैट मींस 1। सिमिलरली बात करते हैं डेल्टा 2 की, डेल्टा 2 भी क्या हो जाएगा 1 माइनस, देखिए सेकंड क्या है, ये रहा, इसके ऊपर ये आ रहा है, सेकंड वाला तो आ रहा है, L2 तो आ रहा है, L1 नहीं आ रहा, तो ठीक है इसको यूज कर लीजिए आप। माइनस में L1 क्या है आपका, माइनस का 1 ही है, तो ये 1 माइनस -1 दैट मींस 2। ठीक है, अच्छा इसके आगे भी चलना चाहिए वैसे तो हमें, मैं बता देता हूं। अगर मैं फर्स्ट डेल्टा 1 की बात कर रहा था, 1 माइनस में कोई भी लूप नहीं है, अच्छा कोई भी लूप जब इसके ऊपर नहीं आएगा तो नॉन टचिंग तो होगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। और नॉन टचिंग लूप तो मेरे पास वैसे भी नहीं थे, तो 2 के आगे मेरे पास यहां पर कुछ भी आने वाला नहीं है। अब बात करते हैं डेल्टा के, तो डेल्टा का मतलब होता है 1 माइनस में सम ऑफ ऑल लूप्स, जितने भी लूप है सबका सम कर दो। तो पहला लूप था आपका -1 और दूसरा लूप था आपका -4, ब्रैकेट कर दीजिए बंद, प्लस कर दीजिए 2 नॉन टचिंग लूप नहीं है, पहले ही बोल दिया मैंने। तो फाइनल डेल्टा आपके पास क्या होने वाला है, 1 माइनस माइनस में 5, तो प्लस का 5, दैट मीन्स हो जाएगा ये 6। तो 1 प्लस 5 क्या बन जाएगा आपका, ये डेल्टा 6। अब इनको सारी वैल्यूज को आपको यहीं पुट करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए P1 क्या था, व्हाट शुड बी P1 था मेरा 2, P2 था मेरा 3, तो 2 इंटू डेल्टा 1 मेरे पास यहाँ पर क्या था, देखिए P1 यूज कर लिया 2, डेल्टा 1 यूज कर लिया 1, P2 क्या है 3, डेल्टा 2 है 2, तो ये हो जाएगा प्लस में 3 इंटू 2, और ओवरऑल डेल्टा क्या है मेरे पास यहाँ पर 6, तो मैंने इसको भी यूज बेसिकली कर लिया, तो ये हो गया मेरे पास 6। वैल्यू आ गई आपकी 2 इंटू 1 2 प्लस 6 अपॉन 6, दैट मीन्स 8/6।
6, दैट मीन्स 4 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो गया आपका ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट अपॉन इनपुट। अब देखिए एक और तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं कि यही आता है क्या। बहुत इजी तरीका है, आप इसको नोट्स के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको हटाता हूं और यहीं पर आपको समझाता हूं डायग्राम के साथ एक दूसरा तरीका जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वही बहुत इजी है। यहां पर मेरा x3 है, आप सारी की सारी जितनी भी नोट्स है ना सबको डिफाइन कर दीजिए किस तरीके से वो बन रहा है। तो x1 से तो वैल्यू जा रही है, उसको छोड़िए, x2 पे आइए। x2 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x2 के ऊपर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है इस तरफ से, लेकिन x1 के साथ है, तो मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पे x1 इंटू 1। और क्या आया ऊपर से, माइनस में 1, तो ये x2 के ऊपर है तो माइनस में x2 ऐसे ऊपर से आ गया। नेक्स्ट क्या है, ये जा रहा है, ये आ रहा है, तो ये आ कहां से रहा है, x3 से आ रहा है ना, तो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 2x3। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए ना, x2 को इधर ले आइए, तो क्या बन जाएगा, 2x2 इज इक्वल्स टू x1 माइनस में 2x3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। उसको हटा दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ये सब मैंने अंडू कर देता हूं, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 आप मान लीजिए। सिमिलरली अब x3 की बात करते हैं। x3 पे क्या क्या आ रहा है, x3 पे एक तो ये आ रही है देखो 2, किसके साथ है, x2 के साथ, तो ये हो जाएगी ट्वाइस ऑफ x2। और कौन आ रहा है x3 पे, ये तो जा रहा है, इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, आने वाली 3 किसके साथ, x1 के साथ, तो x1 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा प्लस में 3x1, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए मैंने जो यहां पर ट्रांसफर फंक्शन निकाला था, ठीक है, उसमें इनपुट क्या माना था, आउटपुट क्या माना था, आपको पता है। मैंने यहां पर इनपुट और आउटपुट क्या माने थे, x1 और x3, तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट अपॉन इनपुट x3 और x1 का डिवाइडेशन। अगर मैं इसी को उन नोट्स के थ्रू सॉल्व करके दिखा दूं, तो मेरा सेम आंसर आना चाहिए, अगर ये मेसन्स गेन फॉर्मूला सही चल रहा है। तो देखते हैं x3 और x1। तो x3 और x1 को देखने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर x3 है, x1 है, x2 है एक्स्ट्रा, यहां पर x1 है, x3 है, बस ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 से ट्वाइस और ऑफ x2 की वैल्यू उठाकर इस ट्वाइस ऑफ x2 में डाल दीजिए, सारी की सारी 1 और 3 में कन्वर्ट हो जाएंगी। कर लेते हैं, तो यहां पर मेरे पास वैल्यू आई x3, ट्वाइस x2 की जगह मैं रखने वाला हूं क्या, x1 माइनस में 2x3 और प्लस में थ्राइस ऑफ x1 और x1 दोनों को जोड़ दो, x2 x3 को इधर उठा करके ले आओ, 2 and 1 यहां पर हो जाएगा 3x3 इज इक्वल टू 3 and 1 4x1। अब क्या करना है, x3 डिवाइड बाय x1 करना है, तो क्या हो जाएगा, x3 डिवाइडेड बाय x1 शुड इक्वल्स टू 4 अपॉन 3। अगर ये सही है तो मेसन्स गेन फॉर्मूला भी सही होना चाहिए। तो x3 बाई x1 क्या आया, 4/3। यहां पीछे चलते हैं, x3 बाई x1 क्या आया, 4/3। तो यहां से आपने ये देखा कि किसी भी सिग्नल फ्लो ग्राफ को या किसी भी डायरेक्टेड ग्राफ को, सिग्नल फ्लो ग्राफ हम डायरेक्टेड ग्राफ भी बोल सकते हैं, डायरेक्शन वाला ग्राफ भी बोल सकते हैं, ओरिएंटेड ग्राफ भी बोल सकते हैं, मतलब ऐसा ग्राफ जिसमें डायरेक्शन हो, ठीक है। जिन भी नोड्स को आप इनपुट मान रहे हैं, जिन भी नोड्स को आप आउटपुट मान रहे हैं, उसमें आउटपुट अपॉन इनपुट जब आप सॉल्व करते हैं तो ये फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करेंगे, जिससे आपका आंसर इजी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा सर आपने इस तरीके से तो आंसर बहुत जल्दी लिया है, उस तरीके से तो बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो भाई बात ऐसी है, जब आपके पास ये तो बहुत छोटा ग्राफ है ना, अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल्स कराऊंगा सिग्नल फ्लो ग्राफ के, जिसमें आपको ये और भी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। उसमें आप इनको इन वेरिएबल्स के थ्रू सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला को ही यूज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे इसके बहुत सारे और एग्जांपल, जिससे आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।